अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 11 बायो इनर्जेटिक्स का आगाज़ करना है। अगर मैं बायो इनर्जेटिक्स को देखूं तो ये दो लफ्ज़ों का मुरक्कब नज़र आता है। एक बायो जिसका मीनिंग है लाइफ या ऑर्गेनिजम्स, या इनर्जेटिक्स जिसका मतलब है एनर्जी। अगर बायो इनर्जेटिक्स की बात की जाए तो देखा जाता है कि ये क्वांटिटेटिव स्टडी है, क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव स्टडी है एनर्जी रिलेशनशिप की और एनर्जी कन्वर्जन की एक बायोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी रिलेशनशिप और एनर्जी कन्वर्जन की क्वांटिटेटिव स्टडी को कहते हैं बायो इनर्जेटिक्स। बायो इनर्जेटिक्स दो प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है, एक फोटोसिंथेसिस और एक सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन। अगर हम मेन एनर्जी की बात करें, यानी कि हमारे पास अर्थ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो है सन। सन हमें दो चीज़ें देता है, एक सोलर एनर्जी और एक सनलाइट। सोलर एनर्जी एसेंशियल है मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या है, वो सारे के सारे रिएक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर हो रहे होते हैं उन्हें कलेक्टिवली कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आगे से दो टाइप्स रखता है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। क्या है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एना का मतलब है लार्ज, इसमें क्या करना है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है और क्या बना देना है, एक लार्ज मॉलिक्यूल। कैटाबॉलिज्म इसकी दूसरी टाइप मेटाबॉलिज्म की। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटा का मतलब स्मॉल, इसमें क्या करना है, इसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल को लेना है, उसको तोड़ना है और उसको बना देना है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। सनलाइट जो है ना, सन से हमें क्या मिला, सनलाइट मिली, सोलर एनर्जी मिली। अगर सनलाइट की बात करूँ तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सनलाइट का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता। पहले वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, जो कि नहीं हो सकता, इसलिए हम सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सोलर एनर्जी आई सूरज से अर्थ पर, उसको हमने चेंज कर दिया केमिकल एनर्जी में। किसने किया, क्लोरोफिल ने किया, जो मौजूद था क्लोरोप्लास्ट में। सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज होना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस क्यों, इसमें हमने क्या किया है, लार्ज मॉलिक्यूल बनाया है, सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाई है। अब लार्ज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस को कहते हैं एनाबॉलिज्म, जो आगे से किसकी टाइप है, मेटाबॉलिज्म की। अब केमिकल एनर्जी को भी कोई ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता, इसको हम इसलिए स्टोर कर लेते हैं फूड में। फूड से इसको कन्वर्ट करते हैं एटीपी में। फूड के अंदर मौजूद केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और बाद में हमारे पास आ जाती है एटीपी, जो क्या है, करेंसी है सेल की। यानी कि अगर सेल ने एनर्जी रिलीज करनी है या अब्जॉर्ब करनी है या एमिट करनी है तो वो क्या करेगा, वो एटीपी की मदद लेगा, वो एटीपी लेगा। इसलिए हम एटीपी को कह देते हैं सेलुलर करेंसी है, सेलुलर करेंसी है। अब केमिकल एनर्जी का जो प्रेजेंट थी फूड में, उसको हमने क्या किया हुआ था, फूड के अंदर स्टोर किया हुआ था, उसको एटीपी में कन्वर्ट करने का क्या नाम देते हैं, इसको नाम दिया जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन। अब सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या किया है, कैटाबॉलिज्म किया है हमने। क्या किया है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बनाया है एक लार्ज मॉलिक्यूल से। कैसे, एटीपी क्या एक स्मॉल मॉलिक्यूल है एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल स्टोर्ड इन द फूड। तो हमने लार्ज मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए, इसको क्या नाम दिया, सेलुलर रिस्पायरेशन इसका नाम दे दिया। आगे से सेलुलर रिस्पायरेशन क्या थी, कैटाबॉलिज्म थी, जो खुद क्या थी, मेटाबॉलिज्म की सेकेंड टाइप थी। ठीक है, यहाँ पर अब आए, मैंने आपको बताया कि बायो इनर्जेटिक्स की दो टाइप्स हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक रिस्पायरेशन। अगर मैं इसकी आपको थोड़ी सी डिटेल दूँ, थोड़ी सी, तो आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस पे मुश्तमिल है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। अगर मैं कहूँ कि लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन नहीं कहना तो आप इसे कहेंगे जी स्कीम। अगर मैं कहूँ कि डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन नहीं कहना तो आप इसे कहेंगे केल्विन साइकिल। ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब आए सेलुलर रिस्पायरेशन पर। अगर आप देखें तो सेलुलर रिस्पायरेशन में तीन काम होते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन
ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलिसिस मीन्स ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलिसिस में हमने करनी है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कहाँ पर होता है आपको पता है? अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा हो तो आपको याद आ रहा होगा, आपने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये तीनों प्रोसेसेस, जो तीसरा है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीनों प्रोसेसेस सेलुलर रिस्पायरेशन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये तीनों प्रोसेसेस कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, अब आए इस इक्वेशन पर। ये किसकी इक्वेशन है? ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, 6CO2 प्लस 6H2O, 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर को कन्वर्ट किया जा रहा है 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। यानी कि हम कहते हैं कि कार्बन और वाटर के मोल्स को यूज़ करके हम बना रहे हैं ग्लूकोज। लेकिन इसमें 2 चीज़ें शर्त रखी गई हैं। एक लाइट, ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है, ये जो सिंबल है ये एरो का, इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं सनलाइट, यानी कि सन से एनर्जी आ रही है अर्थ पे, उसको हम किस में यूज़ कर रहे हैं? 6CO2 को यूज़ किया, 6H2O को यूज़ किया, क्या बना दिया? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। खाली सनलाइट शर्त नहीं है, दूसरी शर्त क्या है? क्लोरोफिल, जो कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और हमने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को जोड़ा, ग्लूकोज बनाया और साथ में 6O2 रिलीज की, यानी कि ऑक्सीजन हमने प्रोडक्ट में शो कर दी। देखिए यहाँ पर अगर मैं 6H2O ना लिखूँ, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया है कि 12H2O की जगह 6H2O लिखा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में हमारे पास 6H2O बन रहे थे, तो 6H2O यहाँ से कटे, 12 में से 6H2O यहाँ से कटे, तो सिंप्लीफाई हो गए। ये इक्वेशन आपके सामने आती है कि 12 की जगह 6 लिख दिया और यहाँ पर 6H2O कैंसिल हो गए थे इसके साथ। देखिए अब यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर करनी है कि फोटोसिंथेसिस कर क्या रही है। फोटोसिंथेसिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को चेंज कर रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। आप जान लें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आप याद करें, जब आप बहुत छोटे छोटे थे, बच्चे थे, आप 9th क्लास में थे, आपको बताया गया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक ही टाइम पे मौजूद हो। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हम कह देते हैं कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक है। फोटोसिंथेसिस ने क्या करना है? इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को चेंज करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। वो कैसे? ये देखें, ये CO2 है, यहाँ पे C है, H नहीं है, तो ये बन गया इनऑर्गेनिक। अगर C है साथ में H भी होता तो हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, यहाँ पर H है, C नहीं है, C की जगह O है। अगर यहाँ पर C होता तो मैं कहती कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन अब नहीं है तो मैंने इसको कह देना है कि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन देखिए, जब हमारे पास प्रोडक्ट आया तो वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये देखिए कैसे, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, एक टाइम पर मौजूद है, तो कह दिया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि फोटोसिंथेसिस ने किया क्या है? इसने प्रोडक्ट्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड को चेंज कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दूसरा काम इसने क्या किया है? इसने एनर्जी पुअर कंपाउंड को चेंज कर दिया एनर्जी रिच कंपाउंड में। यानी कि वो कंपाउंड्स जो हमें कम एनर्जी देते थे उनको एनर्जी ज़्यादा देने वाले कंपाउंड में चेंज कर दिया। कैसे? अब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एनर्जी पुअर कंपाउंड है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एनर्जी रिच कंपाउंड है। वो इस तरह कि आप जानते हैं, मुझे भी पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन एक टाइम पे होता है। निकोटिनामाइड एडिनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड को भी आपने कभी पढ़ा होगा। बहुत मशहूर ये कोई एंजाइम है जिसने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में मदद करनी होती है, ठीक है। जब कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटता है तो कार्बन अलहदा होता है और हाइड्रोजन अलहदा होता है। जब हाइड्रोजन इस कार्बन से अलहदा होगा तो क्या होगा? ये Na पॉजिटिव के साथ आके जुड़ जाएगा। क्या करेगा? Na पॉजिटिव के साथ आके जुड़ जाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा NADH। किस में कन्वर्ट कर देगा? NADH। अब सेल क्या करेगा? सेल देखो क्या करेगा, सेल इस NADH को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिएगा ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अगर हम इस
इक्वेशन को देखें तो हमें क्या पता लग रहा है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड से एटीपी बना ली, जो क्या है वो एनर्जी करेंसी है सेल के लिए। सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन करके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लाइसिस करके क्या बना लिया, एटीपी बना लिया। तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड है। जबकि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट्स में कंपाउंड्स थे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में, वो और इनऑर्गेनिक थे, और इनऑर्गेनिक क्या है, एनर्जी पुअर है। जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो क्या थे, ऑर्गेनिक। तो हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से एटीपी बना ली, तो इनको हमने कह दिया कि ये एनर्जी रिच कंपाउंड है। अब देखना तीसरा स्टेप क्या हो रहा है। एक हमने पढ़ लिया कि इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया, एनर्जी पुअर को एनर्जी रिच में कन्वर्ट किया। अब इसने क्या करना है, इसने ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड को चेंज कर देना है रिड्यूस्ड कंपाउंड में। ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड क्या होता है, इसके लिए आप पहले जान लें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में ये होता है कि अगर एडिशन ऑफ O2 हो, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर दें एक कंपाउंड में, या रिमूव कर दिया हाइड्रोजन, तो हम कह देते हैं कि ऑक्सीडेशन होगी। और रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अगर किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन आके जुड़ जाए या किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। ये देखें यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर C के साथ क्या था, O, ठीक है, क्या था, O। इस C के साथ O मौजूद था, यानी कि इसके साथ क्या था, एडिशन ऑफ O2 था, इसके साथ O जुड़ा हुआ था, ये ऑक्सीडाइज कंपाउंड था। ऑक्सीडाइज कंपाउंड का मीनिंग है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसके साथ ऑक्सीजन आके लग गया है, जुड़ गया है, ऑक्सीजन ने उसके साथ बॉन्ड बना लिया है, उसको बना दिया ऑक्सीडाइज कंपाउंड में। अब इस ऑक्सीडाइज कंपाउंड को चेंज कर देना है रिड्यूस कंपाउंड में। कैसे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2। ये CO था, इस CO को जब मैंने हाइड्रोजन से जोड़ दिया, इस CO को हाइड्रोजन से जोड़ दिया, इनके दरमियान लाके हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो मैंने आपको बताया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज कंपाउंड को चेंज कर दिया, किस में, रिडक्शन करके रिड्यूस कंपाउंड में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो हमने 3 काम किए, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में, एनर्जी पुअर को एनर्जी रिच में, ऑक्सीडाइज को रिड्यूस्ड में चेंज कर दिया, ठीक है। अगर इसी बात को सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो क्या कहते हैं हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के 2 काम हैं। पहले उसने क्या किया, इनऑर्गेनिक एनर्जी पुअर ऑक्सीडाइज कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन को चेंज कर दिया, किस में, रिड्यूस्ड में, ऑर्गेनिक में और एनर्जी रिच कंपाउंड में। एनर्जी रिच कंपाउंड में कैसे किया था, रिडक्शन से, यानी कि कंपाउंड को रिड्यूस कर दिया, उसको हमने क्या किया, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक, एनर्जी पुअर को एनर्जी रिच और ऑक्सीडाइज कंपाउंड को रिड्यूस कंपाउंड में चेंज कर दिया। दूसरा काम क्या था फोटोसिंथेसिस का, ये देखिए, हमारे पास लाइट आई, सन से आई, कहाँ पर आई, अर्थ पर आई। हमने इस सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करवाया और उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी जो होती है ये स्टोर होती है फूड में, किसकी फॉर्म में, बॉन्ड्स की फॉर्म में। जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो हमें एटीपी मिलती है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि लाइट एनर्जी को हमने पहले ऑब्जर्व किया, फिर उसको चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया केमिकल एनर्जी में, यानी कि एटीपी में। किसने किया, क्लोरोफिल ने किया, जो कहाँ मौजूद था, ये मौजूद था क्लोरोप्लास्ट में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर कुछ मुश्किल लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू, ठीक है।